Okay. So today we will start prism. Today we will start prism. प्रिज्म क्या होता है? तो बेसिकली रिफ्रैक्शन अगर दो प्लेन सरफेस पे होता है, एग्जैक्ट प्लेन सरफेस अगर पैरेलल हो, अगर वो पैरेलल हो तो अपन उसे ग्लास स्लैब बोल देते हैं। अगर हमारे पास दो प्लेन सरफेस से लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है और वो प्लेन सरफेसेस बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हो तो उसे ग्लास स्लैब बोला जाता है। दिस इज अ ग्लास स्लैब। तो आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें पूरी सब चीजें आपको पता है। बट अगर नॉन पैरेलल सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, अगर मेरे पास दो सरफेस जिससे लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है वो पैरेलल नहीं है, तो इसे बोलते हैं प्रिज्म सिस्टम या सिंपली प्रिज्म। प्रिज्म इज द केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम नॉन पैरेलल सरफेसेस। नॉन पैरेलल सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन का जो सिचुएशन है इसे बोलते हैं प्रिज्म। इन दिस केस, अब प्लीज सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, है ना? जो आप सब बोल रहे हो बार बार बीच में, तो प्लीज अब पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। तो लाइट रे, मान लीजिए बाहर दोनों साइड मीडियम एयर है, स्टैंडर्ड सिचुएशन में हम बाहर एयर ही मान के चलते हैं, एंड देयर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, देयर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एंड दिस ट्रांसपेरेंट मीडियम इज बाउंडेड बाय टू नॉन पैरेलल सरफेस। द एंगल बिटवीन दिस टू नॉन पैरेलल सरफेस, दिस ए एंगल इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल। इसको कहा जाता है प्रिज्म एंगल, या इसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं। तो उसके कई सारे नाम है, प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक है? लाइट रे एक सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, सपोज इस सरफेस का मैं नॉर्मल दिखाता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल लुक लाइक नॉर्मल की सरफेस का नॉर्मल है, तो मैंने सरफेस का नॉर्मल दिखाया। सपोज यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हुई थी, ऑफकोर्स जो लाइट रे इंसिडेंट होगी उसको इंसिडेंट रे बोल देंगे और उसके नॉर्मल से एंगल को इंसिडेंस एंगल बोल देंगे। दिस लाइट विल बी रिफ्रैक्टेड, लाइट रिफ्रैक्ट होकर सपोज इस तरह से पास हो रही है सेकेंड सरफेस पे, सरफेस का नॉर्मल दिखाया मैंने, सपोज दैट इज लाइक दिस, सेकेंड सरफेस पे सरफेस का नॉर्मल, और वहां से लाइट रिफ्रैक्ट होके सपोज इस तरह से पास हो रही है। अब जो फाइनली लाइट रे जाती है बाहर, इमर्ज हो रही बाहर ही, इसलिए इसको बोल देते हैं इमर्जेंट रे। दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। एंड एंगल ऑफ दिस इमर्जेंट रे विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, एंगल ऑफ इमर्जेंस इज ई। और लाइट रे का जो अंदर नॉर्मल से एंगल है उसको अपन ने R1 और R2 बोल दिया, क्योंकि जो हमारे स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर है कि इंसिडेंस एंगल को आई बोलते हैं, इमर्जेंस के एंगल को ई बोलते हैं। दिस इज इमर्जेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, एंड दिस आर कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस इनसाइड प्रिज्म। चलो यहां तक कोई भी डाउट? प्रिज्म एंगल इज द एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस जहां से लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई भी डाउट किसी को? ओके, सब बच्चे बोल रहे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते। नाउ लाइट रे एयर से आ रही है, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो स्नेल्स लॉ तो लगा ही सकता हूं मैं इन पॉइंट्स पे। तो इंसिडेंट वाले पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ आई, 1 इनटू साइन ऑफ आई शुड बी इक्वल टू म्यू इनटू साइन ऑफ R1, ये होना चाहिए। इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा लाइट रे बाहर जा रही है, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है, तो 1 इनटू साइन ई हो जाएगा म्यू साइन R2। तो ये तो हमेशा लगा ही सकते हैं अपन, तो ये कंडीशन तो हमारे पास है एक। इसके अलावा आप अगर देखिए R1 R2 का एंगल से ये अंदर के एंगल क्या हो जाएंगे? दिस एंगल विल बी 90 माइनस R1, बिकॉज नॉर्मल का लाइट से एंगल अगर R1 है तो नॉर्मल और लाइट सरफेस के बीच में 90 एंगल था, तो दिस शुड बी 90 माइनस R1, दिस शुड बी 90 माइनस R2, और ए ही है, इन तीनों का एडिशन तो 180 होना चाहिए। एंगल ए प्लस दिस एंगल विच इज 90 माइनस R1 plus this which is 90 minus R2 should equal to 180, because एक ट्रायंगल के तीन इंटरनल एंगल्स हो गए, इनका सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्व करो, देखो ये 90 90 वो 180 कैंसिल हो रहा है, तो a इक्वल टू R1 R2 में RGS लेके चला गया, तो इक्वल टू R1 प्लस R2, ये मेरे पास एक कंडीशन आ गई। तो अगर मुझे I पता हो तो R1 निकाल सकता हूँ बाय स्नेल्स लॉ, R1 पता हो तो R2 निकाल सकता हूँ बाय दिस इक्वेशन, और R2 पता हो तो E निकाल सकता हूँ बाय स्नेल्स लॉ। आ रहा है समझ में?
ये इक्वेशन समझ में आई मैंने क्या निकाली, a इक्वल टू r1 प्लस r2, बहुत काम की इक्वेशन है अपने। इस इक्वेशन से बहुत सारा फायदा हो रहा है अपना। हम अगर i पता हो तो मैं r1 निकाल सकता हूँ बाय स्नेल्स लॉ, और r1 पता हो तो r2 निकाल सकता हूँ बाय दिस इक्वेशन, और r2 पता हो तो फिर मैं e निकाल सकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें अपन कर सकते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। चलो फिर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रिज्म में, लाइट रे देखो आ रही थी, वो ऐसे जाना चाहती थी, तो प्रिज्म ने क्या कर दिया, देखो उसे इधर भेज दिया, तो प्रिज्म ने इसे कर दिया बेंड। ये देखो ये लाइट रे इधर चली गई, तो लाइट को कुछ एंगल से डिविएट कर दिया प्रिज्म ने। प्रिज्म ने लाइट को कुछ एंगल से डिविएट कर दिया, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन। कितने एंगल से डिविएट करा, चलो ये निकालते हैं अपन, कितने एंगल से डिविएट करा, है ना। उसके लिए ध्यान दो, दिस इंसिडेंट लाइट, दिस इमर्जेंट लाइट, इन दोनों में ध्यान दो, है ना। थोड़ा सा वो ऊपर टाइम ऊपर ढंग से दिखेगा नहीं, तो मैं साइड में डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। इंसिडेंट लाइट दिखाइए, फाइनल लाइट रे दिखाइए। इंसिडेंट लाइट रे ऐसी थी जो ऐसे जाने वाली थी, और एक फाइनल लाइट रे दिखाई थी। इनके बीच का एंगल एंगल ऑफ डिविएशन था, इनके बीच का एंगल एंगल ऑफ डिविएशन था। जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हुआ है, जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट हुई थी, वहां का जो नॉर्मल है, वहां का जो नॉर्मल है, चलो वो दिखा देता हूं मैं। उसका इंसिडेंस लाइट से एंगल आई था, उसका इंसिडेंट लाइट से एंगल आई था, ठीक है। फिर वो अंदर ऐसे मूव करी, यहाँ पे गई, तो फिर फाइनली यहां से निकली। यहाँ पर नॉर्मल से इमर्जेंट लाइट रे जो है उसका एंगल ई है ना। और इधर हमें पता है कि जो बीच वाली लाइट रे है उसका यहाँ पे एंगल R1 है। इफ दिस इज आई, तो ये पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल आई होना चाहिए था पूरा, बट इधर R1 है, तो यहाँ जो बचा हुआ एंगल है, दिस शुड बी I माइनस R1। ध्यान से देखो, ये इंसिडेंस का एंगल आई, तो इस लाइट रे और नॉर्मल में इधर से भी एंगल आई होना चाहिए, इधर R1 था तो इधर बचा हुआ I माइनस R1 होना चाहिए। ये आ रहा है समझ में, देख लो अच्छे से, है ना। फिर से देख लो, इस ग्रीन और ब्लू के बीच में यहाँ आई एंगल, तो इधर भी इस ग्रीन और ब्लू के बीच में आई एंगल, बट इधर बचा, ये R1 था तो इधर बचा हुआ एंगल ये वाला एंगल जो होना चाहिए, दिस शुड बी I माइनस R1। ये आ रहा है समझ में कि नहीं, बताओ जल्दी से। रिया तो लिख रही है यस सर, बाकी बच्चे बताइए, सभी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है यस सर, ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते फिर। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली तरीके से अपन देखो, इधर पूरा एंगल ये ई था, और इधर ये एंगल था R2, तो R2 में से ई हटा दो, ई से R2 हटा दो, तो ये वाला एंगल बचा हुआ एंगल मिल जाएगा मुझे, ये एंगल हो जाएगा ई माइनस R2। एंड एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा, इस छोटे वाले ट्राइंगल को देखो, इसका एक्सटीरियर एंगल डेल्टा है, तो डेल्टा को लिख सकता हूं इन दोनों का सम, डेल्टा इज एडिशन ऑफ दिस टू, बिकॉज डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस, तो डेल्टा शुड बी I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो सब, डेल्टा शुड बी I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, और R1 और R2 का सम तो A था, तो दिस इज नथिंग बट डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A, या चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा प्लस A इक्वल टू I प्लस C। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ये एंगल ऑफ डिविएशन निकालने के लिए इक्वेशन आ गई। कोई भी एंगल ऑफ डिविएशन पूछे तो इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। चलो एक बार आप अच्छे से सोच लो, देख लो अच्छे से, सब समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए मुझे। यहाँ पर एंगल ऑफ डिविएशन कैलकुलेट करा। एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब होता है कि इंसिडेंट लाइट रे और फाइनल आउटगोइंग लाइट रे के बीच का एंगल, तो इंसिडेंट लाइट रे और फाइनल आउटगोइंग लाइट रे को दिखाया, इंसिडेंट लाइट रे का नॉर्मल से एंगल आई था, और बीच वाली लाइट का ये R1 एंगल था, तो ये बचा हुआ I माइनस R1 होना चाहिए था।
सिमिलरली यहाँ पर ये बचा हुआ एंगल E - R2 एंड डिविएशन इज इन दोनों का एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी से एडिशन होना चाहिए, तो ये आ गया। चलो बहुत बढ़िया स्कोप। ओके आगे बढ़ते फिर। तो अभी इतनी जो चीजें पढ़ी इससे बहुत सारे प्रिज्मों के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपको प्रिज्मों पे किसी भी एंगल पे लाइट भेज दी जाए तो आप फर्स्ट इक्वेशन से R1 निकाल सकते हो, R1 से R2 निकाल सकते हो, R2 से E निकाल सकते हो, और E भी आ गया तो डिविएशन निकाल सकते हो। तो डिविएशन एंगल कैलकुलेट कर सकते हो तुम, ठीक है। चलो तो इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं, डिविएशन एंगल कैलकुलेट करने का क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रिज्म दिखा रहा हूं जिसका म्यू √2 है, इसका प्रिज्म एंगल 45 डिग्री दे दिया, 45 डिग्री दे दिया, नहीं 45 नहीं देता, चलो 45 डिग्री दे दिया, प्रिज्म एंगल 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट हुई थी बाहर से, 45 डिग्री उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तो उसका डिविएशन एंगल क्या है, वो डाटा उतना अच्छा नहीं है तो आपको साइन इनवर्स वगैरह के फॉर्म में देना पड़ेगा। फाइंड डिविएशन एंगल ऑफ दिस लाइट रे, फाइंड डिविएशन एंगल ऑफ दिस लाइट रे, मैं लिख देता हूं फाइंड डिविएशन, करो फाइंड डिविएशन। बाहर एयर है, ऑफ कोर्स कुछ कहानी तो एयर ही मानना, करो डिविएशन एंगल निकालिए। You need to find deviation angle. ओके एक आंसर आ रहे हैं मेरे पास, तो हम नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। चलो काफी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स है, तो आएगा ही वो कॉम्प्लिकेटेड डाटा ही मैंने ऐसा दिया है, तो मैं भी सॉल्व करता हूँ बताता हूँ आपको। लाइट रे इंसिडेंट हुई थी 45 डिग्री के एंगल पे, इंसिडेंस एंगल पता है, म्यू पता है, तो अंदर का आर निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 1 × sin I 45 इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, साइन 45 1/√2, ये √2 आया 1/2 हो गया, तो आर यहाँ पे 30 डिग्री आने वाला है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आने वाला है। इसका मतलब लाइट रे यहाँ पे अंदर नॉर्मल से 30 डिग्री बनाते हुए जाएगी, तो दूसरी जगह नॉर्मल से 15 डिग्री बनाएगी, फिर दूसरी जगह नॉर्मल से 15 डिग्री बनाएगी फिर, क्योंकि इसका और एडिशन ए देना चाहिए ना, R1 + R2 इज ए, तो अगर R1 30 A 45 तो ये 15 आ जाएगा, है ना। 15 डिग्री जब R2 है तो आप E निकाल सकते हो स्नेल्स लॉ से, तो बाय स्नेल्स लॉ 1 × sin E should be mu into sin of 15 डिग्री, sin 15 डिग्री की वैल्यू शायद आपको याद होगी, आप रख देना, तो E आ जाएगा, यहाँ से sin E आ गया। उसका डिविएशन बताना है, वो होता है I plus E is going to be sin inverse √2 sin 15 minus A, I plus E minus A, और ये कितना था 45, तो ये जो 45 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो डिविएशन एंगल इज ओनली sin इनवर्स ऑफ √2 into sin of 15। अब sin 15 डिग्री की जो वैल्यू आपको याद है वो रख दो, तो ये दिस इज योर आंसर, तो यहाँ से हमको आंसर मिल गया, दिस इज डिविएशन एंगल। आ रहा है समझ में? चलो रिया वगैरह को आ रहा है, क्रिश को भी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो प्रिज्म के किसी भी तरह के क्वेश्चन में आप अब ये कर सकते हो, है ना।
कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्रिज्म का, उस पर डिविएशन निकालने का बोला जाए तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। इज दिस क्लियर? चलो 15 डिग्री कैसे आया बता देता हूँ। ये R1 आ गया था ना 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है, तो एक एंगल 30 तो दूसरा 15 होगा, बिकॉज ए इज 45, ठीक है। इज दिस क्लियर असर? ओके। और सोहम आप क्या पूछ रहे हो? सोहम आप क्या पूछ रहे हो? देखो यार TIR वगैरह तो कहीं हो नहीं रहा है ना, दिख ही रहा है TIR हो नहीं रहा है। और मेरे पास एक डाउट आ रहा है मिनिमम डिविएशन कब होगा, तो पहले मिनिमम डिविएशन क्या होता है मेरे को समझाना तो दो, इतनी जल्दबाजी क्या है, शांति आते हैं अपन। तो ये डिविएशन अपन ने निकाल लिया, ठीक है। अब ये बताओ, ये अंदर में एंगल, मान लीजिए मैंने एंगल प्रिज्म का कर दिया होता 90 डिग्री, तब क्या करते? अगर मैंने प्रिज्म का एंगल 90 डिग्री कर दिया होता तब क्या करते, बताओ। प्रिज्म का एंगल मैंने 90 डिग्री कर दिया, तब क्या करते बताओ। निमित बिल्कुल सही। ईशान नहीं बेटा। अब एक्चुअली क्या होता, प्रिज्म एंगल 90 डिग्री है, इंसिडेंस तो वही 45 पे कराया ना अपन ने, तो ये तो इक्वेशन सही है, R1 तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से लाइट रे का जो एंगल हो जाएगा, जब अंदर वो जा रही है तो नॉर्मल से 30 डिग्री बना रही है, या अंदर नॉर्मल से 30 डिग्री बनाते हुए जाएगी, ठीक है। दिस इज 30 डिग्री, पर A इज 90, तो जो R2 एंगल हो जाएगा विच इज A माइनस R1 विच इज गोइंग टू बी 60 डिग्री, वो 60 डिग्री हो गया। तो दूसरी सरफेस पे लाइट रे नॉर्मल से बहुत बड़ा एंगल बना रही है, 60 डिग्री बना रही है, ये 60 डिग्री एंगल हो गया, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, बिकॉज म्यू इज √2, तो क्रिटिकल 45 डिग्री आने वाला है, 1 अपॉन साइन इनवर्स 1 बाय म्यू 45 डिग्री आने वाला है, और ये तो क्रिटिकल से भी बड़ा है, तो यहाँ TIR हो जाएगा, लाइट विल नॉट रिफ्रैक्ट आउट, TIR हो जाएगा, TIR विल टेक प्लेस। तो लाइट रे आउट ही नहीं आएगी, यहां से इमर्ज ही नहीं होगी, नो इमर्जेंस, नो इमर्जेंस, लाइट रे बाहर ही नहीं आने वाली है। बात समझ में आई? लाइट रे यहाँ पे TIR होने वाली तो बाहर ही नहीं आएगी, तो हमको इमरजेंस होगी नहीं, तो फिर डिविएशन बता कैसे पाएंगे अपन। इज दिस क्लियर? लाइट रे यहाँ बाहर ही नहीं आने वाली। इज दिस क्लियर? यस। चलो, अब कई बार हमसे पूछा जाता है, कि क्या कंडीशंस होगी कि लाइट रे बाहर कभी नहीं आए, तो वो सब निकालते हैं अपन। ये समझ में आ गया है अगर अच्छे से, तो अपन अब निकालते हैं कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। अब हम निकालते हैं कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, ठीक है। चलो, तो अब हम समझ रहे हैं कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, कभी लाइट बाहर ही नहीं आए, मतलब ऑलवेज TIR, सेकंड सरफेस पे हमेशा TIR हो जाए, इसकी कंडीशन क्या होगी। तो ये प्रिज्म, मान लीजिए प्रिज्म एंगल A है, तो लाइट रे इंसिडेंट हुई थी और सेकंड सरफेस पे टकरा के उसका TIR हो रहा है, तो क्या कंडीशन होगी कि ऑलवेज TIR होगा, ये निकालते हैं। ऑलवेज TIR होगा, चलो ये कंडीशन निकालते हैं, ठीक है। ऑलवेज TIR होगा, चलो ये कंडीशन निकालते हैं। अब नीचे वाली सरफेस से बाहर आ सकती है, अपन निगलेक्ट करके चल रहे हैं, हमको नहीं पता नीचे वाली सरफेस कहां पर है, कितनी दूर है, तो वी आर इग्नोरिंग द बॉटम सरफेस, हम उसको ध्यान ही नहीं दे रहे, हमको बस ये पता है कि इस वाली सरफेस से लाइट बाहर नहीं आ रही, तो इसकी कंडीशन क्या होगी वो निकालते हैं। तो यहाँ एंगल अपन ने नॉर्मल के साथ R2 बोला था, तो अपन बोल देंगे कि R2 क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए, भाई TIR होने के लिए क्रिटिकल से बड़ा एंगल होना चाहिए। इज दिस राइट? TIR होने के लिए क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। यस, वेरी गुड। बस इसको आगे बढ़ा देते,
तो R2 को मैं लिख सकता हूँ A माइनस R1, इट शुड बी ग्रेटर देन C, या A शुड बी ग्रेटर देन, एक काम करते हैं, C को इधर ले आते और R1 को वहां लाते, तो A माइनस C शुड बी ग्रेटर देन R1, है ना, A माइनस C शुड बी ग्रेटर देन R1, ठीक है। चलो अब इसको उल्टा घुमा के लिख दूंगा, तो मैं लिख दूंगा R1 शुड बी लेस देन A माइनस C, R1 इससे छोटा है और ऑलवेज TIR करवाना है, फॉर ऑलवेज TIR, हमेशा TIR चाहते हो आप, तो R1 की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो भी तो छोटी होनी चाहिए ना A माइनस C से, ऑलवेज TIR के लिए। भाई आप चाहते हो कि हमेशा TIR हो, तो ये जो सबसे बड़ा वैल्यू हो सकता है वो भी इससे छोटी रखना पड़ेगी। यस, वेरी गुड। अब R1 की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, इस एंगल की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, आई पे डिपेंड करेगी। हमें पढ़ना था कि साइन आई वॉज म्यू साइन R1। नाउ आई की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो 90 डिग्री, वो 90 रखो, तो यहाँ से R1 की मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगी वो देखिए साइन इनवर्स 1 बाय म्यू विच इज इक्वल टू क्रिटिकल। एयर से लाइट जब किसी मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से सबसे बड़ा एंगल क्या बना सकती है, क्रिटिकल। डेंसर से क्रिटिकल एंगल पे आएगी तो बाहर आ सकती है, अदरवाइज आ ही नहीं पाएगी, उससे बड़े एंगल पे आएगी तो आ नहीं पाएगी, मतलब बाहर से लाइट अंदर भी क्रिटिकल से बड़े एंगल पे नहीं जा सकती। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेंसर मीडियम इज सी। क्या ये समझ में आ रहा है? किसी भी मीडियम के अंदर सबसे बड़ा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो सकता है वो सी। वेरी गुड, सभी बच्चे देखिए, कोई डाउट इसमें? प्रचेत तो बोल रहा है क्लियर है, बाकी बच्चों को ये पॉइंट आ रहा है समझ में? एयर से लाइट रे अंदर जा रही है तो ये R1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सी। बाहर मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है, 90, इसे 90 रखेंगे तो यहाँ साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, तो R1 की मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है सी। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। तो इस R1 की मैक्सिमम वैल्यू को सी लिख दूं मैं, तो इफ दिस इज सी, सी शुड बी लेस देन A माइनस सी, ये सी उठा के यहाँ लाओ उधर वाला सी, तो यहाँ हो जाएगा 2C शुड बी लेस देन A, और मैं लिख सकता हूँ A शुड बी ग्रेटर देन 2C। तो प्रिज्मा एंगल पे कंडीशन आ गई, प्रिज्मा एंगल शुड बी ग्रेटर देन 2 टाइम क्रिटिकल एंगल। अगर ऐसा हो जाएगा तो ऑलवेज TIR होगा, कभी भी सेकंड सरफेस से लाइट बाहर ही नहीं आएगी। देयर विल बी नो इमर्जेंस व्हाटएवर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाटएवर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट बाहर ही नहीं आएगी। इसको आप म्यू के टर्म में भी लिख सकते हो। म्यू के टर्म में थोड़ा याद मुश्किल से होता है कि 2 नीचे लाओ तो A/2 ग्रेटर देन C, C को लिखोगे साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, दोनों साइड साइन ले लो, तो साइन A/C ग्रेटर देन 1 बाय म्यू, तो इसे आप इन्वर्स करके म्यू ग्रेटर देन कोसेक A/2 ऐसा लिख सकते हो। तो म्यू के टर्म में भी इक्वेशन आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो म्यू से बेटर मुझे ये लगता है A ग्रेटर देन 2C। समझ में? ये अपन ने निकाली कंडीशन ऑफ ऑलवेज इमर्जेंस, सॉरी नो इमर्जेंस, कभी भी लाइट बाहर ही ना आए सेकंड सरफेस, तो उसकी कंडीशन क्या है? तो व्हेनेवर प्रिज्मा एंगल इज ग्रेटर देन 2C, तो लाइट बाहर नहीं आएगी। और वही देखो यहाँ कुछ हुआ था, ए को मैंने 90 डिग्री कर दिया था, वो 2C के जस्ट बराबर था, 2C के जस्ट बराबर था, तो जस्ट 2C के इक्वल, यहाँ पे सब जगह इक्वल कंडीशन आ गई, तो लाइट बाहर नहीं आ रही। इज दिस क्लियर? सर मतलब कभी ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, बिल्कुल सही, ऐसे प्रिज्म से आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ओके, अब फिर ऐसा भी होता है कि लाइट हमेशा बाहर आए, ऐसी कंडीशन क्या होगी वो बताओ, वो निकालते। लाइट बाहर ही नहीं आ रही उसकी कंडीशन, अब लाइट हमेशा बाहर आए उसकी कंडीशन निकाल लेते, चलो ऑलवेज इमरजेंसी कंडीशन निकालते। कंडीशन ऑफ ऑलवेज इमरजेंस, कंडीशन ऑफ ऑलवेज इमरजेंस, ठीक है। तो हमेशा बाहर निकले तो ये R2 C से छोटा होना चाहिए, R2 should be less than C, इनफैक्ट इक्वल टू C भी ले सकते हैं, क्रिटिकल एंगल के बराबर में भी लाइट बाहर ही आती है, C भी ले सकते हैं।
तो R2 लेस देन इक्वल टू C। अब फिर से वही पूरी कहानी, A माइनस R1 कर देंगे इसे, तो A माइनस R1 लेस देन इक्वल टू C। दिस इंप्लाइज दैट R1 उधर लाओ, C इधर लाओ, A माइनस C दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू R1, या R1 उसको घुमा के लिखा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू A माइनस C। अच्छा इसको ऐसे रहने देते। अब A का तो R1 की सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटा, दिस इंप्लाइज दैट A माइनस C शुड बी लेस देन इक्वल टू R1 की सबसे मिनिमम वैल्यू, क्योंकि आपको ऑलवेज इमर्जेंस कराना है ना, तो R1 की जो भी वैल्यू हो उससे इसको छोटा होना चाहिए, तो R1 की सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटा होना चाहिए। ठीक है, समझो अच्छे से ये, बस R1 की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो 0। भाई लाइट रे यहाँ से एकदम नॉर्मली आ जाए तो R1 मिनिमम 0 हो जाएगा। ठीक है, तो R1 को 0 रख दिया मिनिमम वैल्यू को, इसको 0 रखोगे तो यहाँ से A माइनस C शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट A लेस देन इक्वल टू C। अगर A C से छोटा है तो लाइट हमेशा बाहर आती है, प्रिज्म एंगल स्मॉल होते हैं जब तो लाइट बाहर आती है, C से छोटा होना चाहिए। और इसको म्यू के टर्म में भी आप याद रख सकते हो, ऐसे तो याद रखना ही है आपको, उसको म्यू के टर्म में भी लिख सकते हो। A को लिखा लेस देन इक्वल टू C, C को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, दोनों साइड साइन ले लिया, तो साइन है लेस देन इक्वल टू 1 बाय म्यू, साइन है लेस देन इक्वल टू 1 बाय म्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो म्यू लेस देन इक्वल टू कोसेक है। इस तरह से भी कंडीशन आप याद रख सकते हो म्यू पे, म्यू कोसेक ए से छोटा होना चाहिए, यहाँ आया था कोसेक ए बाय 2 से बड़ा और वहां कोसेक ए से छोटा। आ रहा समझ में ये कंडीशन ऑफ ऑलवेज इमर्जेंस। ओके, दिस ऑल इज वेरी मैथमेटिकल, बहुत मैथमेटिकल है, बट ठीक है। प्रिज्म का एंगल जब स्मॉल होता है, जब C से भी छोटा है तो लाइट बाहर आती है। धीरे धीरे प्रिज्म एंगल बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, 2C से भी बड़ा कर दो तो लाइट, अगर 2C से बड़ा प्रिज्म एंगल है तो लाइट कभी बाहर नहीं आएगी, और C से छोटा है तो हमेशा बाहर आएगी, हमेशा ऑलवेज बाहर आएगी। बीच में कुछ गड़बड़ होती है, C से 2C के बीच में कुछ गड़बड़, वहां पे क्या होता है इंसिडेंस एंगल पे डिपेंडेंसी हो जाती है कि लाइट आएगी कि नहीं आएगी, है ना। चलो वो बीच में देखते हैं अपन, व्हेन A C से तो बड़ा है पर 2C से छोटा है, भाई A अगर C से छोटा तो हमेशा बाहर आएगी, A 2C से बड़ा तो कभी बाहर नहीं आएगी। इनके बीच का भी तो रेंज आ रही है ना C2C, तो C2C के बीच में क्या होता है वो समझते हैं, क्या कर रहे हैं अपन, समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है चल क्या रहा है। बच्चे बोल रहे हैं यस वेरी, तो क्या हो रहा है, प्रिज्म एंगल जब स्मॉल है तो यहाँ किसी भी एंगल पे लाइट आए बाहर निकलती, प्रिज्म एंगल 2C से भी बड़ा कर दिया, यहाँ किसी भी एंगल पे लाइट आए बाहर नहीं निकलती। बीच की एक रेंज होती है जब इंसिडेंस एंगल पे डिपेंडेंसी हो जाती है, इंसिडेंस एंगल पे कंडीशन आती है कि लाइट बाहर आएगी कि नहीं आएगी, है ना, तो वो देख रहे हैं अपन, और वो कब होता है जब A C 2C के बीच में हो। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो व्हेन A इज इन बिटवीन C एंड 2C, तब लाइट के बाहर आने की कंडीशन क्या होगी, चलो वो निकालते हैं। मान लेते हैं A C 2C के बीच में वो लाइट है बाहर आ रही है, तो उसकी आने की कंडीशन क्या होगी वो देखते हैं। तो R2 शुड बी लेस देन C फॉर इमरजेंस, है ना, मैं फॉर इमरजेंस कंडीशन निकाल रहा हूँ, कंडीशन फॉर इमरजेंस, लाइट प्रिज्म से बाहर आए इसकी कंडीशन क्या होगी निकाल रहे हैं, तो C के बराबर भी चलता है अपन को, तो क्रिटिकल एंगल, है ना। R2 लेस देन इक्वल टू C करा तो देखो R2 लेस देन इक्वल टू C की कंडीशन थी, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा A माइनस C लेस देन इक्वल टू R1। अब मैं ऑलवेज इमरजेंसी कंडीशन नहीं निकाल रहा हूँ, तो मैं R1 की सबसे छोटी वैल्यू से भी इसको छोटा नहीं लूंगा, ऑलवेज इमरजेंसी नहीं निकालना चाह रहा मैं ना, मैं अब I पे कंडीशन निकालना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं I पे कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। दोनों साइड साइन ले लिया तो लिख दूंगा साइन A माइनस C लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ R1। ठीक है, म्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड,
तो वो म्यू साइन R1 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा म्यू साइन A माइनस सी, और म्यू साइन R1 होता है साइन आई, तो साइन आई बना लिया देखो मैंने यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू साइन A माइनस सी। तो देखो आई पे कंडीशन आ गई, देखो आई ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू साइन ऑफ A माइनस सी। आई बड़ा होना चाहिए साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस सी, तो लाइट बाहर आएगी। इमरजेंसी कंडीशन आ गई, कंडीशन ऑफ इमरजेंस। फॉर इमरजेंस दिस आई एंगल शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स A माइनस सी। कब होगा ये कंडीशन? व्हेन A C 2C के बीच में। अगर A C से भी छोटा होता है, देखो A C से भी छोटा होता है, तब तो ये नेगेटिव आ जाता है, तब कोई सेंस ही नहीं इसका, आई नेगेटिव का कोई सेंस ही नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब C से भी छोटा है तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, तब अपन को जरूरत ही नहीं, तब तो हमेशा लाइट बाहर आती है। A C से बड़ा 2C से छोटा है तो इंसिडेंस एंगल पे कंडीशन है, अगर इंसिडेंस एंगल इससे बड़ा है तभी लाइट बाहर आए। क्या ये समझ में आ रहा है? सभी बच्चे देख लो अच्छे से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज, R2 इक्वल टू सी पे क्या हो जाएगा? R2 यहाँ इक्वल साइन होता तो सब जगह इक्वल 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 चलता, मतलब आई इक्वल टू दिस हो जाता, है ना। सब जगह इक्वल चलता तो यहाँ आई इक्वल टू दिस हो जाता, तो क्या हो जाता? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे R2 इक्वल टू सी, R2 को जब C लेंगे, यहाँ पर एंगल C होगा, तो लाइट रे 90 डिग्री पे निकलती है ना, उसका एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो सरफेस से चिपक के निकलेगी वो। दैट केस क्या होता है, मैं डायग्राम से दिखाता हूं मैं आपको। ये कोई प्रिज्म है और सेकंड सरफेस पे सी एंगल बन गया, और पहले सरफेस पे आई नॉट एंगल है, इसको अपन चलो आई नॉट बोल देते हैं, लेट्स से दिस इज आई नॉट। एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट रे सेकंड सरफेस पे सी एंगल पे टकराती है और सरफेस को ग्रेस करते हुए बाहर निकलती है, लाइक दिस। यहाँ पर एंगल सी हो जाता है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। लाइट रे ग्रेज करते हुए निकल रही, तो दिस इज कॉल्ड ग्रेजिंग इमर्जेंस। आपसे कोई पूछे कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमर्जेंस क्या होती है, आई इक्वल टू आई नॉट, वो भी आ गई। ग्रेजिंग, सरफेस को चिपक के निकलना, मतलब ग्रेज करते हुए निकलना, तो उसको ग्रेजिंग इमर्जेंस बोलते हैं, है ना। तो कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमर्जेंस दैट आई इक्वल टू आई नॉट, आई इक्वल टू आई नॉट पर लाइट आएगी तो यहाँ सी एंगल हो जाएगा और लाइट रे ग्रेज करते हुए निकलेगी। इमर्जेंस का एंगल 90 डिग्री होगा, इमरजेंस का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, देखो इमरजेंस का एंगल 90 डिग्री है। इज दिस क्लियर? वेरी गुड, चलो बहुत सारी चीजें बताई मैंने, है ना। तो हमने पढ़ा फॉर व्हाट कंडीशन लाइट प्रिज्म पे जो इंसिडेंट होती है बाहर निकलती नहीं है, वो आ गई A ग्रेटर देन 2C। जब प्रिज्म का एंगल 2C से भी बड़ा है तो लाइट बाहर नहीं आती। जो भी यहाँ पे इंसिडेंस एंगल होगा, कोई भी इंसिडेंस एंगल हो, सेकंड सरफेस पे हमेशा TIR हो जाता है जब A 2C से बड़ा हो। ठीक है, पहले ये पढ़ा। उसके बाद ये पढ़ा जब A C से भी छोटा है, प्रिज्म एंगल बहुत स्मॉल है, C से भी छोटा है, इन दैट केस यहाँ पे हमेशा लाइट बाहर आती, कुछ भी एंगल में इंसिडेंस हो जाए लाइट यहाँ से बाहर आएगी, है ना। तो ये कंडीशन आ गई ऑलवेज इमरजेंस की, ठीक है, ऑलवेज इमरजेंस की। उसके बाद कंडीशन आ गई जब बीच में हो A C और 2C के, भाई C से तो बड़ा पर 2C से छोटा, 2C से बड़े पे कभी नहीं आएगी, C से छोटे पे हमेशा आएगी, और C 2C के बीच में इंसिडेंस एंगल पे कंडीशन होती है when incidence angle is greater than this value, जिसको मैंने I नॉट बोल दिया, I नॉट is sin inverse mu sin this value at angle of incidence greater than I नॉट, लाइट बाहर आती है, और अगर I नॉट पे आएगी तो 90 डिग्री पे इमर्ज होगी, और जैसे जैसे I नॉट को थोड़ा और बढ़ाते जाओगे तो ये यहाँ पे थोड़ी सी इधर घूमते जाती है। तो ये कंडीशन होती है A C 2C के बीच में। और ग्रेजिंग इमरजेंसी कंडीशन कोई पूछा आपसे तो बता देना उसको कि I नॉट पे लाइट भेजो तो ग्रेजिंगली बाहर निकलेगी। अच्छा, इस सिचुएशन का एंगल ऑफ डेविएशन भी पूछ लिया जाता है हमसे, तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना आसान है। वेट अ सेकंड, मैं जो बता दूं, एंगल ऑफ डेविएशन इस सिचुएशन में आता है I प्लस E माइनस ए,
तो I is I naught, E is 90 minus A. And because I plus E is maximum, because E is maximum, so I plus E total overall maximum ही होता है इस सिचुएशन में. ये डिविएशन पे मैक्सिमम आता है, ये डिविएशन पे मैक्सिमम आता है, because I plus E becomes maximum. बहुत सारा मैथ्स देखा अपन ने यहाँ पर और सारी सिचुएशंस वगैरह निकाली. तो प्रिज्मा के बारे में सब चीज देख ले. प्रिज्मा से कब लाइट बाहर निकलती है, कब नहीं निकलती है, कब ऐसा एंगल, क्या एंगल होगा जिससे कि लाइट 90 डिग्री पे जाएगी, कब मैक्सिमम डिविएशन होता है, कितना मैक्सिमम डिविएशन होता है, या आई नॉट एंगल की वैल्यू थी साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस सी, है ना. अब प्रिज्मा में आपसे कुछ भी बोल दे वो तो आप कर सकते हो. हियर चलो, मेरे पास एक डाउट आया है, आई प्लस ई मैक्सिमम क्यों है. आई प्लस ई में एक एंगल मैक्सिमम करने से दूसरा भी, क्योंकि उससे रिलेटेड ही होता है. आई प्लस ई अपन देखेंगे, आप है ना उसको डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो कि जब एक एंगल 90 डिग्री पहुंच रहा है तो दूसरा, दोनों का सम मैक्सिमम आता है. चलिए समझ लीजिए अच्छे से सब. कहीं भी कोई भी डाउट है तो अपन ने प्रिज्मा के बारे में बहुत सारी कंडीशंस वगैरह निकाली. सब नोट हो गया, नोट हो गया सब. चलो तो हटा देता हूं मैं. मैंने बोला ये ग्रेजिंग इमरजेंसी केस में आई प्लस ई मैक्सिमम हो जाता है, तो लाइट रे 90 डिग्री पे जो आने वाला केस रहता है इसमें डिविएशन मैक्सिमम होता है. ठीक है, इसको मैं समझा सकता हूँ बाय ग्राफ, ग्राफ से इसको बता सकता हूँ मैं. तो ग्राफ के लिए वेट करो, फिर ये चीज अपन बता देंगे, है ना. चलिए तो हम, आप लोग, आप हसनैन से अलग से पूछ लेना ये, है ना. आगे बढ़ते हैं. तो एक आध सिंपल सिंपल क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं. ये प्रिज्मा है, इसका प्रिज्मा एंगल मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, प्रिज्मा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा बाहर ले फॉर म्यू, और व्हाट म्यू ऑफ प्रिज्मा, यहाँ से अपन देख रहे हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल बाय आईज. क्वेश्चन ये है कि यहाँ से देखा जा रहा है ये प्रिज्मा है और यहाँ ऑब्जेक्ट है. आपसे पूछ लिया कि ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, है ना. ये प्रिज्मा बहुत बड़ा है, इसकी डायमेंशन बहुत बड़ी मानना है आपको, छोटा नहीं है. आपको बताना है कि यहाँ से देखने पर ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे, इसकी कंडीशन क्या होना चाहिए, म्यू पे कंडीशन क्या होना चाहिए. ओके चलिए, तो अब देखते हैं इसका आंसर. ऑब्जेक्ट प्रिज्मा आई, यहाँ से हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिखना चाहिए, इसका मतलब जो भी लाइट रे ऑब्जेक्ट का है वो यहाँ पे टीआईआर सफर हो जाए.
उसका जब यहाँ टी आर हो जाएगा तो फिर हमको दिखेगी नहीं। तो ये कंडीशन हो गई कि कंडीशन ऑफ ऑलवेज टी आई आर हो जानी चाहिए। कंडीशन ऑफ ऑलवेज टी आई आर होती है कि ए ग्रेटर देन 2c होना चाहिए। तो 60 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन 2c या c शुड बी लेस देन 30, बट c होता है साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, इट शुड बी लेस देन 30 डिग्री। दोनों तरफ साइन ले लिया तो साइन 30 हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन 2। आंसर आ गया म्यू शुड बी ग्रेटर देन 2। अगर म्यू 2 से बड़ा है तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। सिंपल क्वेश्चन, दिस क्लियर? अगर म्यू 2 से बड़ा है तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा फ्रॉम द अदर साइड। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते, ऊपर क्वेश्चन करते हैं अपन। ये प्रिज्म का प्रिज्म एंगल मैंने कम कर दिया, 30 डिग्री दे दिया और म्यू दे दिया 2। अब पूछा यहां से जो लाइट आ रही है उसका मैक्सिमम डिविएशन क्या हो सकता है? फाइंड डेल्टा मैक्स। मैक्स डिविएशन क्या आ सकता है इस प्रिज्म से, करो। मैक्स डिविएशन क्या आ सकता है इस प्रिज्म से, करो। और किसी का कुछ डाउट आया मैं देख लेता हूं। यस स्पर्श, बिल्कुल सही कहा आपने। चलो अब मेरा अगला क्वेश्चन का जवाब दो। एक प्रिज्म है उससे मैक्सिमम डिविएशन क्या आ सकता है बताना, करो। जिसका डाउट आया पिछले क्वेश्चन में मैंने लोअर सरफेस क्यों इग्नोर करी, तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि प्रिज्म बहुत बड़ा है तो उसकी लोअर सरफेस से लाइट आ जाएगी और हमारे आंखों में पहुंचेगी, ये हो ही नहीं सकता है ना, इसलिए लोअर सरफेस इग्नोर करी पिछले क्वेश्चन। ठीक है, चलो अभी मेरा क्वेश्चन है कि प्रिज्म से मैक्सिमम डिविएशन क्या हो सकता है बताओ। तो कई बच्चों के आंसर आ रहे हैं मेरे पास। क्रिश बोल रहा है ऐसा एज्यूम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया है आपको। क्वेश्चन करवाने के लिए हर कोई जो क्वेश्चन देता है तो कुछ सोच समझ के देता है, उसमें कुछ सिचुएशन देता है, तो उसकी सिचुएशन ये थी। ठीक है, चलो अब कई बच्चों का इसका आंसर आ रहा है, मैं भी करता हूँ, है ना, और देखते हैं आंसर क्या है। मेरे को भी याद नहीं है, मुझे निकालना पड़ेगा। सो मैक्सिमम डिविएशन कब होता है? जब इंसिडेंस एंगल आई नॉट पे हो और इमरजेंस 90 डिग्री पे हो। तो इमरजेंस 90 के लिए, इमरजेंस जब 90 डिग्री पे होगा तो R2 एंगल C होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे तो म्यू 2 है तो C तो आराम से निकाल सकते हैं अपन इसका। C हो जाता है साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, तो वो 30 डिग्री हो जाएगा। अब अगर R2 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, मतलब लाइट रे यहाँ से कैसे आनी चाहिए? R1 0 होना चाहिए, तो लाइट रे सीधी सीधी ऐसे आनी चाहिए थी, तभी यहाँ पे R2 30 डिग्री हो सकता है जब R1 0। ठीक है, तो R1 0 है, मुझे समझ में आ गया, तो इंसिडेंस एंगल भी 0 है। बस अब डिविएशन क्या है? I प्लस ई माइनस ए, तो I प्लस ई माइनस ए, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आसान क्वेश्चन। ठीक है, अर्णव पूछ रहा है डिविएशन का सेंस क्या है। डिविएशन मतलब लाइट रे की बेंडिंग कितनी हो गई है। डिविएशन मतलब लाइट रे की बेंडिंग कितनी हो गई, लाइट रे बेंड करा देता है प्रिज्म, तो बेंडिंग कितनी हो गई। वेरी गुड, इज इट क्लियर? कई बच्चों का 60 डिग्री आ ही गया था और सीधा फॉर्मूले से भी जा सकते थे आप। ये लोग फॉर्मूले से भी जा सकते थे, ये लिखा हुआ था, है ना। अब ठीक है, फॉर्मूले वर्मूले मैं डिराइव करा देता हूँ, पर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बेसिक से चलने की, तो बेसिक से करा अपन। आगे बढ़ते हैं। अब प्रिज्म जो डिविएशन क्रिएट करता है, अच्छा हाँ हाँ सही है, क्लॉकवाइज दे सकते। प्रिज्म जो डिविएशन क्रिएट करता है वेरी, वो बदलता है जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलता है। तो इसका रिलेशन क्या आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से? डिविएशन एंगल का रिलेशन होता था आई प्लस ई माइनस ए, बट ये जो ई है ये रिलेट होता है R2 से, और जो R2 है वो रिलेट होता है R1 से, और जो R1 है वो रिलेट होता है I से, म्यू साइन R1, है ना।
डिविएशन एंगल का जो फॉर्मूला था वो था आई प्लस ई माइनस ए, और जो ई है वो R2 पे डिपेंडेंट है, R2 डिपेंडेंट है R1 पे, और R1 डिपेंडेंट है आई पे। तो एक तरह से ई आई पे डिपेंडेंट है, तो डिविएशन एंगल सिर्फ एक वेरिएबल आई पे डिपेंडेंट है ना। तो हम इसकी पूरी ना इक्वेशन बना सकते हैं। अब वो इक्वेशन में बना नहीं रहा हूँ, बहुत बड़ी दिखती है इक्वेशन, तो बच्चे उससे घबरा जाते हैं, तो इसलिए मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, और आप लोग निकाल सकते हो। आप लोग इस ई को आई के टर्म में निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैसा ग्राफ आता है वो बना देते हैं अपन। अब इसकी इक्वेशन बना के हम मैथ्स वाले लोगों के पास लेके गए और उन्होंने हमको ग्राफ बना के दे दिया, तो अपन ने ग्राफ बस ले लिया उनसे, ठीक है। जो इक्वेशन आई थी उसको लेके गए मैथ्स वाले लोगों के पास, उन्होंने ग्राफ बना के दे दिया, हमने ग्राफ याद कर लिया। तो ग्राफ क्या आता है इसका, इट इज लाइक दिस। दिखने में लगता है कि पैराबोला जैसा है, बट दिस इज नॉट पैराबोला। रिमेंबर, दिस इज नॉट पैराबोला, दिस इज नॉट अ पैराबोला। दिखने में ऐसा लगता है पैराबोला है, बट दिस इज नॉट अ पैराबोला। द कर्वेचर ऑफ ग्राफ फ्रॉम द मिडिल पॉइंट, जो एकदम बीच वाला पॉइंट है, वहां से इधर और इधर कर्वेचर अलग अलग है। दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये पैराबोला नहीं है। चलो, अच्छा, ठीक है जयदेश, ओके। नाउ तो डिविएशन का ग्राफ ही आता है। अच्छा, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर सकते हैं अपन, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम डिविएशन मिलेगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होता है तो इमर्जेंस वहां पे आई नॉट एंगल पे होगा। बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर आप लाइट रे आई एंगल पे भेजो, ई पे निकलती है, तो ई पे आने वाली लाइट रे आई पे निकलेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस को इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि लाइट रे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉलो करती है। तो आई आने पे लाइट रे ई पे निकलती है, तो ई पर आने पे आई पे निकलेगी, है ना। दैट्स वाई ऐसा हुआ है कि कुछ जगह पे अपन को, कुछ जगह पर हमको ग्राफ में दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसपे सेम डिविएशन मिला है, दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे सेम डिविएशन मिला है। ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज दीज आर पेयर ऑफ आई एंड ई। यहाँ इंसिडेंस एंगल आई, यहाँ इंसिडेंस एंगल ई, तो यहाँ इमरजेंस ई था, वहां इमरजेंस आई था। ये बात समझ में आ रही है क्या। सेम एंगल ऑफ डिविएशन मुझे दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे दिख रहा है, रीजन भी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमरजेंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। समझ लीजिए अच्छे से ये। हम एट द टाइम ऑफ मिनिमम डिविएशन, ग्राफ में एक जगह मिनिमम डिविएशन है, ये यहाँ डिविएशन डेल्टा है, एंड देयर इज अ पॉइंट वेयर डिविएशन इज मिनिमम। तो वहां पर आई और इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ में एक ही पॉइंट है जहां डिविएशन मिनिमम है। सो एट डेल्टा मिनिमम आई एंड ई शुड बी इक्वल, क्योंकि आई और ई अगर अलग अलग होंगे तो दो जगह मिनिमम डिविएशन मिलना चाहिए। मेरे पास फर्स्ट का आंसर आ रहा है 90 डिग्री वाला केस। देखिए ये ग्राफ है ना, एक पॉइंट के बाद इंक्रीजिंग नेचर का होता है, इंक्रीजिंग नेचर का। तो आई की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है उसी पे डिविएशन मैक्सिमम आ जाएगा। आफ्टर अ पॉइंट ग्राफ हैज इंक्रीजिंग नेचर, इंक्रीजिंग नेचर है उसका, स्लोप हमेशा पॉजिटिव आता है। तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होने की वजह से क्या होता है, जब अपन इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो डिविएशन मैक्सिमम आएगा। मैथमेटिकली इट कैन बी प्रूव्ड। आप डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो वेरी क्लोज टू 90 डिग्री पे हमेशा इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ होता है। तो इंक्रीजिंग नेचर, तो डिविएशन जब मैक्सिमम, सॉरी इंसिडेंस जब मैक्सिमम, तो डिविएशन भी मैक्सिमम। और 90 डिग्री पे खत्म करेंगे अपन, क्योंकि यार इंसिडेंस एंगल 90 से थोड़ी बड़ा कर सकते हैं अपन, फिजिक्स है, मैथ्स नहीं है, 90 से बड़ा नहीं कर सकते इंसिडेंस एंगल, इसलिए 90 डिग्री पे खत्म कर देंगे अपन, ठीक है। चलो, तो वापस मिनिमम डिविएशन के पॉइंट पे आ जाते हैं। जब मिनिमम डिविएशन है तब आई और इक्वल है, इसमें कोई समस्या। आई और इक्वल, तो R1 और R2 भी इक्वल होना चाहिए, और R1 R2 दोनों ही a/2 हो जाना चाहिए, ठीक है। नाउ डेल्टा मिनिमम, डेल्टा होता था आई प्लस ई माइनस ए, और आई और ई दोनों इक्वल है,
तो मैं इसको 2i लिख सकता हूं। ये आ रहा है समझ में? इसमें प्लीज ध्यान दीजिए जो अपन ने पढ़ा अभी, इस पे ध्यान दीजिए। डेल्टा मिनिमम शुड बी 2i माइनस ए। ये आ रहा है समझ में? यस, वेरी गुड। तो यहां से वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे मिनिमम डिविएशन मिलेगा वो आ जाएगा मेरे पास डेल्टा मीन प्लस ए बाय 2। मुझे इंसिडेंस एंगल पता चल गया, रिफ्रैक्शन का एंगल पता चल गया, तो मैं म्यू लिख सकता हूं। म्यू कैन बी रिटर्न एज साइन ए प्लस डेल्टा मीन बाय 2 साइन आई बाय साइन आर, और आर को लिख सकता हूँ ए बाय 2। म्यू होता था साइन ए बाय साइन आर, तो आई की वैल्यू हो गई डेल्टा मीन प्लस ए बाय 2 और आर था ए बाय 2। सो म्यू का कंडीशन निकाल दी एक तरह से हमने डिविएशन एंगल के टर्म्स में। म्यू इन टर्म्स ऑफ डिविएशन एंगल हम लिख सकते हैं, मिनिमम डिविएशन के टर्म्स में लिख सकते हैं। और आप मिनिमम डिविएशन भी निकाल सकते हो बाय दिस इक्वेशन अगर आपको म्यू पता हो। तो म्यू पता हो, मिनिमम डिविएशन निकालना हो तो भी ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। डेल्टा मिनिमम पता हो, म्यू निकालना हो तो भी ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो किसी प्रिज्म से कितना मिनिमम डिविएशन आएगा उसके लिए भी फॉर्मूला है ये। अब मैं इसे डेल्टा मीन के टर्म में कन्वर्ट करके नहीं लिख रहा क्योंकि फिर वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, याद रखना बहुत सारा। तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, इसी को कन्वर्ट कर लेना जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो हमने पढ़ा प्रिज्म से डिविएशन का ग्राफ कैसा आता है ना। इस ग्राफ के प्रॉपर्टीज क्या क्या थी। देयर इज अ पॉइंट वेयर डिविएशन इज मिनिमम, एट दैट पॉइंट आई एंड ई आर इक्वल। और वो इंसिडेंस एंगल आप निकाल सकते हो जिस पर ये मिनिमम डिविएशन आता है इस इक्वेशन से, या डिविएशन मिनिमम एंगल निकाल सकते हो अगर म्यू पता हो, और वो डिविएशन मिनिमम रख के आई निकाल सकते हो। ठीक है, तो काफी इंटर रिलेटेड चीजें हैं, इन फॉर्मूले से कर सकते हैं अपन। चलिए, तो बहुत सारी मैथमेटिकल थ्योरी पढ़ी आज अपन ने प्रिज्म से रिलेटेड। क्या ये सारी चीजें समझ में आ गई? यस, वेरी गुड। ओके बच्चों, तो एक काम करते हैं, आज अपन थ्योरी में यहीं रुकते हैं। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि एक बार थ्योरी याद कर लो तो क्वेश्चंस करना फिर आसान हो जाएगा। तो आज यहीं ब्रेक लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की थ्योरी कंटिन्यू करेंगे अपन। थ्योरी ज्यादा कुछ बची नहीं प्रिज्म में, क्वेश्चन मैक्सिमम प्रिज्म के हो जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रिज्म का बिगिनर बॉक्स भी कर लेना। एक दो क्वेश्चन अटकेंगे, ज्यादा नहीं, तो एक दो क्वेश्चन अपन करने ही वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में सीख ही लेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं सुशांत, आज यहीं रुकते। चलिए, टेक केयर।